वेलकम टू रेडिस क्लासेस। लास्ट लेक्चर में आपने सुना था एक पूरा ओवरव्यू ऑफ पूरे फिजिक्स बुक का। अभी हम देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। सबसे पहला सवाल आएगा मन में, रोटेशनल डायनामिक्स क्या है? तो रोटेशनल का मतलब आपको पता है कि कोई भी चीज जबकि सर्कल में घूमती है तो उसे बोला जाएगा, अगर खुद के अराउंड घूमती है तो उसको बोला जाएगा रोटेशन, और अगर दूसरे के अराउंड घूमती है तो उसको बोला जाएगा रेवोल्यूशन। अभी यहाँ पे रोटेशन का मीनिंग रेवोल्यूशन के जैसे लेना है। देखो इंग्लिश वर्ड में हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो और फिजिक्स के मीनिंग जरा डिफरेंट है। यहाँ पे भले रोटेशन लिखा होगा मगर यहाँ पे पहला हम जो लिख रहे हैं वो रेवोल्यूशन के बारे में है, बाद में हम रोटेशन के बारे में सीखेंगे। एट प्रेजेंट जो इस लेक्चर के लिए रोटेशन का रेवोल्यूशन पार्ट हम सीख रहे हैं, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रही है, सर्कल का सेंटर ये है। अभी डायनामिक्स means science of motion related with causes and reasons। फिजिक्स में मैकेनिक्स करके एक ब्रांच है जिसमें सारे मैकेनिकल लॉज लाइक न्यूटन्स लॉज, ग्रेविटेशनल लॉज ये सब स्टडी किए जाते हैं। उसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेटिक्स में हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि चीजों का रीजन क्या है। काइनेटिक्स में हम इतना ही सोचते हैं कि चीजों का अरिथमेटिक क्या है, और उसमें से न्यूटन ने जो तीन इक्वेशन लिखे हैं उसके बारे में हम सोचते हैं। और डायनामिक्स में हम ये देखते हैं जो चीजें मूव हो रही है उसका रीजन क्या है। इसका मतलब जब रोटेशन हो रहा है तो दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो फोर्स और एक टॉर्क। फोर्स और टॉर्क के कारण इसकी मोशन पे, रोटेशन की मोशन पे कैसा असर पड़ता है ये अभी हम देखते हैं रोटेशनल डायनामिक्स। तो ये क्वेश्चंस है, they are very these questions we are going to discuss। बाद में ये इंट्रोडक्शन है जिसमें कि लिखा गया है नॉर्मल एवरीडे की बातें। आपको तो सर्कुलर मोशन क्या है पता है, 11 में आपने सीखा है, तो हम लोग ये स्किप कर देंगे। अभी हम जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे। बस अभी वो निकाल देते हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो है ये एक है एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा ये है कि ये पीरियोडिक मोशन है। अभी सर्कल में, यहाँ पे सर्कल निकालता हूं, सर्कल में जब चीजें घूमती है 11 के नॉलेज से आपको ये पता होगा कि उनका एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ। क्योंकि हर वक्त हर सेकंड इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो रहा है, इसके लिए ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अभी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो इसका स्पीड तो सेम रहेगा मगर फिर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती रहेगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती रहेगी इसलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर आपकी घड़ी का हैंड जो है तो वो स्मूथली घूम रहा है तो वो भी एक प्रकार की रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। उसमें भी अगर वो स्मूथली घूम रहा है तो अगर एक सेकंड से क्लिक क्लिक कर रहा है तो नहीं, अगर वो स्मूथली घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है एवरी टाइम। सिर्फ उसकी
डायरेक्शन रहती है उल्टी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग। द मोशन इज एक्सेलरेटेड बिकॉज मोशन एक्सेलरेटेड है क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसमें एक्सेलरेशन है। अभी दूसरा पॉइंट है कि ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या? तो थोड़े टाइम के बाद में वही मोशन वापस होती है। अभी ये पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आया तो वापस घूमता है और वो यहाँ पर आता है, वापस घूमता है और यहाँ पर आता है। तो इसलिए ये पीरियोडिक मोशन है। जो मोशन वापस वापस वही होगी तो उसे बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। और जितने टाइम के बाद वापस हो रही है उतने टाइम को बोला जाता है पीरियड, दैट वी आर गोइंग टू लर्न आफ्टरवर्ड्स। अभी हम देखते हैं आगे का पार्ट, काइनेमेटिकल इक्वेशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमको सीखना है, एक्चुअली दिस वी ऑलरेडी लर्न इन 11, ये एक प्रकार का रिपीटिशन हो जाएगा। हमको दो तीन बातें सीखनी है, एक तो है थीटा, दूसरा जो है ओमेगा और तीसरा जो है अल्फा। अगर चीजें सर्कल में घूम रही है तो अगर चीज यहां से चल रही है यहां तक पहुंची तो यहां से लेके यहां तक जो एंगल कवर हो गया उसको हम बोलते हैं थीटा। एक छोटी सी बात जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं कवर हुई है शायद, वो ये है कि थीटा इज नॉट अ वेक्टर। मगर एक बात याद रखिए कि अगर हम छोटा एंगल लेंगे डी थीटा तो इट इज अ वेक्टर। इसकी वजह हम लोग जब आईआईटी क्लास आएगा तो आईआईटी क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे, अभी नहीं। बोर्ड में आपको एक और इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। दूसरी बात है ओमेगा। ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अभी ये थीटा कितना फटाफट चेंज होता है, उसका टाइम रेट को हम बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा का फार्मूला भी आपने सीखा होगा 11 में, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt। जो भी ऑब्जेक्ट ऐसी मूव कर रही है उसका मूव करने का रेट क्या है, टाइम रेट, उसी को स्पीड बोलते हैं। उसका स्पीड कैसे चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओमेगा। ओमेगा में हम डी थीटा लेते हैं इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका टाइम रेट लेते हैं इसलिए इसको भी वेक्टर बोला जाएगा। मगर याद रखो कि ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो आपने देख ली है, उसके डायरेक्शन क्या है। अगर आप ऐसे घूमते हो तो हमको राइट हैंड ऐसा पकड़ना चाहिए, आपके फिंगर्स ऐसे कर्व करने चाहिए। अगर ये फिंगर्स ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में, पाथ के डायरेक्शन में हमने कर्व किए, तो अंगूठे के डायरेक्शन में, थंब के डायरेक्शन में क्या आएगा, ओमेगा का डायरेक्शन। अगर ये चीज क्लॉकवाइज घूम रही है तो हम लोग फिंगर्स इस दिशा में रखेंगे। अभी मेरा अंगूठा जाता है बोर्ड के अंदर की तरफ, तो उस समय ओमेगा की डायरेक्शन होगी बोर्ड के अंदर। इसे कहा जाता है कि ओमेगा की डायरेक्शन एज पर राइट हैंड रूल होती है। अभी नेक्स्ट क्वांटिटी है अल्फा, उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी एक वेक्टर है, क्यों? क्योंकि उसका डेफिनेशन है डी ओमेगा वेक्टर बाय dt। अभी इसकी डेफिनेशन कैसे की, क्योंकि अभी ये जो एंगुलर वेलोसिटी जो बदल रही है, समझो कि पहले फैन ऑफ है, स्विच ऑन किया तो उसकी वेलोसिटी बदलते जाती है और बाद में स्पीड लेने के बाद वो स्टडी हो जाता है। जब तक उसका स्पीड स्टडी नहीं होता है तब तक उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है। इस समय बोलते हैं कि उसमें
एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी ओमेगा जैसे जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदलती है वैसे अल्फा की वैल्यू सेट होगी। उसका फॉर्मूला है डी ओमेगा बाई डी। अभी अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन में ही होगी जबकि ओमेगा बढ़ रही है, जबकि ओमेगा कम हो रही है, जबकि स्पीड उसका कम हो रहा है। तो अल्फा की डायरेक्शन रहेगी ओमेगा के अपोजिट, क्योंकि यहाँ बोलते हैं रिटार्डेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, एंगुलर रिटार्डेशन है, तो उसकी वैल्यू होगी माइनस। मगर जब तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन है वो एक्सिस की तरफ ही होगी, भले इस डायरेक्शन में या भले उस डायरेक्शन में, उसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन सेम रहेगी। अभी थीटा ओमेगा अल्फा कवर करने के बाद हम जाएंगे काइनेमेटिकल इक्वेशंस में। काइनेमेटिकल इक्वेशंस ये पहले न्यूटन्स के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं लीनियर के। लीनियर क्वांटिटीज अपने पास है तो पहले न्यूटन के 3 इक्वेशन हम लिखते हैं लीनियर काइनेमेटिक्स के। लीनियर काइनेमेटिक्स में हमारे पास होता है u v और a और उसके इक्वेशंस होता है v = u + at बाद में s = ut + half at² और तीसरा होता है v² = u² + 2as। अभी जबकि रोटेशनल चीजें हैं तो u के बदले हमको यूज करना है ओमेगा 0, क्योंकि ये इनिशियल है इसलिए 0। v के बदले हमको यूज करना है ओमेगा और a के बदले हमको यूज करना है अल्फा। इसलिए ये इक्वेशन कैसे बदल जाएगा? ओमेगा = ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। ये इक्वेशन कैसे बदल जाएगा? थीटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, s के बदले क्या यूज करना है? थीटा। थीटा = ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा t²। ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा 0² प्लस 2 अल्फा t। तो ये जो 3 इक्वेशंस है वो रोटेशन के काइनेमेटिकल इक्वेशंस बोले जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन बहुत आसान है। ओमेगा = v/r या v = r × ओमेगा। अभी आपको ये भी मालूम होगा कि s बराबर r थीटा। तो थीटा का रिलेशन क्या है? थीटा = s/r। मैं आपको सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं कि ये आपको 11th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था और ये उसका दूसरा फॉर्म है। वेलोसिटी का रिलेशन ओमेगा का रिलेशन ऐसा है, वही रिलेशन दूसरे फॉर्म में है। उसी ढंग से अल्फा r × 8, a r × alpha and therefore alpha = a/r। चाहे तो आप ये फॉर्म ध्यान में रखिए, चाहे तो ये फॉर्म ध्यान में रखिए।
do not do this. I personally prefer this form. S is equal to R theta, V is equal to R omega and A is equal to R alpha. उससे मैं दूसरा फॉर्म निकाल लेता हूँ. अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट साइड. डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वो तो हमने कवर कर दिए. अभी हमको देखना है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमको क्या क्या देखना है? पहली बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? अगर एक पार्टिकल सर्कल में कंटिन्यूअस घूम रहा है विद सेम स्पीड, एक ही डायरेक्शन से, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और उसका स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म मींस उसका स्पीड सेम है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम. अभी यूसीएम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? यूसीएम में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रेडियल होती है. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अभी ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल. पिटल मतलब क्या है? सेंटर सीकिंग, मतलब क्या? सेंटर ढूंढने की दिशा में. अभी जब बॉडी यहाँ पर है तो सेंटर यहाँ पे, एक्सेलरेशन सेंटर को ढूंढता है. बॉडी यहाँ पे है तो सेंटर यहाँ है, तो एक्सेलरेशन सेंटर को ढूंढता है, इसलिए उसे बोलते हैं सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. याद रखिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहने के कारण इस दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाने के बाद में हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनके बारे में बात करेंगे. सेंट्रीफ्यूगल क्या है? देखो, न्यूटन बताता था कि दुनिया में दो टाइप के रेफरेंस फ्रेम है. एक रेफरेंस फ्रेम है, सो न्यूटन कहता है कि दुनिया में दो टाइप के रेफरेंस फ्रेम है. कौन से दो टाइप के रेफरेंस फ्रेम है? एक रेफरेंस फ्रेम है सेंट्रिक, एक रेफरेंस फ्रेम है इनर्शियल, और दूसरी जो है वो नॉन इनर्शियल है. वर्डिंग जरा मुश्किल लगता होगा, मगर आपने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ. इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन सी है? जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, या तो इन अदर वर्ड्स हम बोलेंगे जिसमें न्यूटन्स लॉज एग्जैक्टली एप्लीकेबल है, इस फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अभी नॉन इनर्शियल में क्या होता है कि न्यूटन्स के लॉज एप्लीकेबल होने के लिए एक चेंज करना पड़ता है. कौन सा चेंज है वो? कि जो भी चीजों पे, पार्टिकल्स पे जो भी फोर्सेस है, उसके साथ में और एक फोर्स एडिशनल पकड़ना पड़ता है, m/a. अगर इसका रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है a इस दिशा में, अगर रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन इस दिशा में है, तो कोई भी बॉडी पे ma इतना फोर्स उसकी रिवर्स दिशा में अप्लाई होता है, तो बाद में न्यूटन्स के सारे लॉज उसमें वैलिड हो जाते हैं. हमको एक्स्ट्रा फोर्स जो लगाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अ स्यूडो फोर्स.
फोर्स लगाने के बाद न्यूटन लॉ करके बंद हो जाएंगे। अभी ये फोर्स तो है नहीं, बाकी सारे फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रहे थे, वेट का, ये और के रिएक्शन का वगैरह, जो भी एन नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे उसको तो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, मगर स्यूडो फोर्स को हम ऐसे देख नहीं सकते। केवल कौन देख सकता है? जो पर्सन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा है वही ये फोर्स फील कर सकता है। यह ऑब्जेक्ट जो कि एक्सेलरेटेड है वही ये फोर्स फील कर सकते हैं, बाकी दूसरे लोग ये फोर्स फील नहीं कर सकते। इसके लिए उसको नाम दिया गया नथिंग फोर्स। नथिंग मतलब स्यूडो। अभी ये कंसेप्ट मालूम हो जाने के बाद में हम देखते हैं, हम म्यूजियम की तरफ आते हैं। म्यूजियम में कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अभी बाहर से तो हमको ये नहीं समझता है कि इसके ऊपर, हम समझते हैं कि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। कितना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू इट्स मास, मतलब कितना? mv²r, कितना फोर्स इसके ऊपर एक्ट होता है ऐसा हम समझते हैं। मगर ऑब्जेक्ट एक्चुअली महसूस करती है कि उसके ऊपर यह फोर्स एक्ट होता है। एग्जैक्टली इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का, इस फोर्स को बोला जाता है स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्यूगल मतलब जो अपोजिट दिशा में फेंकता है वो। अभी ये नकली फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, हम लोग देख नहीं सकते, मगर कौन महसूस करेगा? ये ऑब्जेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को महसूस करेगी, ये ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स को महसूस नहीं करेगी। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ये भी होता है mv²r। अभी हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नेक्स्ट पॉइंट है, वहां पे जाएंगे। बस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये हेलो हेलो हेलो, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जा रही है, समझो इस दिशा में जा रही है, तो ओमेगा एक्सिस में ऐसी होगी। अगर इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी दिशा में होगा। अगर इसका स्पीड कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन एग्जैक्टली उल्टी दिशा में है। अभी जबकि अल्फा बदल रहा है तो ओमेगा भी बदल रहा है, मगर एक लाइन पे है, तब तक इसका प्लेन ऑफ रोटेशन वही रहेगा। अगर समझो अल्फा ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया तो एक बात पक्की है कि अल्फा के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। अभी ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो क्या कर देगा? इसकी डायरेक्शन ऐसी चेंज कर देगा। इसका मतलब है प्लेन ऑफ रोटेशन इसका चेंज हो जाएगा। जबकि उसका प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज होता है तो अपने इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस काम नहीं करेंगे। विद दिस वी आर we will start the next chapter in the next lecture. Okay.